अब जैसे कि लिख रखा है परसेप्शन, परसेप्शन का अर्थ होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से देखते हो। जैसे कि एक टीचर के लिए हो सकता है कि दिखने में वो अच्छा ना हो लेकिन वो पढ़ाता अच्छा हो, तो केवल दिखने में वो अच्छा नहीं है तो उससे हम एक परसेप्शन कई बार सेट कर लेते हैं कि ये क्या पढ़ाता होगा। वो हमारी एक अवधारणा है उसके बारे में कि हाँ ये ऐसे होगा। दूसरी अवधारणा ये हो सकता है कि क्लासरूम में आपकी कोई टीचर आपके सामने हंस के बात नहीं करती, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक परसेप्शन या अबोध सेट कर लो कि वो हमेशा कभी नहीं हंसती। मैं टॉपिक पर आता हूं। अब पर्यावरण के प्रति हमारा अबोध या परसेप्शन क्या होगा, ये तय करता है कि हम पर्यावरण को कितना संरक्षित करेंगे या कितना उसकी देखभाल करेंगे या पर्यावरण के महत्व को समझेंगे। अब पर्यावरण हमारे लिए, जैसे कि अगर हम पेड़ की बात करते हैं, ये कई चीजें इसके साथ जुड़ी रहेगी। मैंने एक पेड़ लिया, अब उस पेड़ पर, अब पेड़ की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, अब परसेप्शन देखने में। अब कोई व्यक्ति जो आर्थिक होगा, आर्थिक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा लाभ देखता है। अब वो क्या देखेगा, ताजा फल लगे हुए हैं, इसकी लकड़ी काफी बढ़िया है। एक व्यक्ति होगा जो, ये इकोनॉमी वाले होते हैं, जिनकी इकोनॉमिक है, वो हमेशा इसी चीज पर। कुछ सौंदर्य शास्त्र, अब सौंदर्य शास्त्री वाले जो होते हैं, जैसे कि जो ललित कला, जैसे कि हिंदी वाले बात करते हैं, हिंदी वाले हैं जिसके अंतर्गत भाव होता है, वो क्या करेंगे कि हाँ यार इसकी छाया बहुत अधिक है, मस्त छाया है, दिखने में काफी सुंदर है। एक जो विज्ञान का जो छात्र होगा या छात्रा होगी, वो देखेगा कि इससे O2 मिलता है, ये हमारे बायोम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा रेनफॉल कंट्रोल होता है, इससे हमारी सॉइल बनती है। तो ये जो हमने लिखा है कि ये क्या है, परसेप्शन है कि इस पेड़ को कौन किस दृष्टि से देख रहा है। तो ये जब तक परसेप्शन हमारा सेट नहीं होता है तब तक हम इन्वायरमेंट से अपने आप को जोड़ नहीं सकते। अभी इसी चीज को हम समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि जो अवबोध है वह अवबोध किस प्रकार से वर्क करता है या इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले अवबोध को समझेंगे तो इसके लिए एक और टर्म यूज ली जाती है, संचेतना। संचेतना यानी हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पर्यावरण संचेतना का महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण अबोधक है, यानी पर्यावरण के प्रति हमारी क्या सोच है इसको ये व्यक्त करता है। अब हमारी जो सोच है वह हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं। तो ये विचारधारा है जिसके द्वारा मानव अपने निकटवर्ती पर्यावरण, अब निकटवर्ती पर्यावरण की जब मैं बात करता हूं तो पर्यावरण के अंतर्गत कुछ जैविक तत्व आते हैं, जैविक तत्व को हम बायोटिक कहते हैं, कुछ अजैविक होते हैं जिसे हम अबायोटिक कहते हैं। अब जैविक तत्व के अंतर्गत हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के वन हैं, जीव है, मानव है। अजैविक जिसमें जीवन नहीं है, जब तो मृदा है, जल है, वायु है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये जैविक और अजैविक तत्व मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, हमारे सराउंडिंग एरिया को क्रिएट करते हैं, हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। तो
इस पर्यावरण के प्रति हमारा एक निश्चित प्रतिबिंब यानी इमेज को प्रकट करता है। यानी यह मस्तिष्क की एक विचारधारा है कि हमारे दिमाग में हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण के प्रति क्या इमेज है, वह किस दृष्टि से अपने पर्यावरण को ट्रीट करता है, ये कहलाती है पर्यावरण चेतना। ठीक है, अब पर्यावरण के बारे में निर्णय संबंधी कोई भी उपलब्धि वास्तव में मस्तिष्क चिंतन की उपलब्धि मानी जाती है। यानी हम हमारे पर्यावरण के संबंध में क्या एक्शन लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे मस्तिष्क में उसके प्रति क्या सोच। हम उसमें पानी डालेंगे या आरी से उसे काटेंगे या पानी से उसे बढ़ाएंगे, ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है कि पर्यावरण के प्रति हमारे मस्तिष्क में क्या चिंतन है। तो ये परसेप्शन ही तय करता है कि हम हमारे पर्यावरण के अंतर्गत केवल और केवल मैं जैसे पेड़ों का उदाहरण दे रहा हूं, ये हर उस जीव के लिए है जो पर्यावरण के अंतर्गत रहता है। बढ़ते हैं तो पर्यावरण अवबोध का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण अवबोध से अभिप्राय होता है कि पर्यावरण के प्रति हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण क्या है। यानी मनुष्य जो है प्रत्येक पर्यावरण का अर्थ होता है कि वह चाहे जैव पर्यावरण हो, चाहे वह भूजैव। जैव पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे जंगल भी होंगे और जंगल में पाए जाने वाले जीव भी होंगे। भूजैव के अंतर्गत हम शामिल करेंगे तो जंगल, जीव और उसके अंदर हमारे जल, वायु, मृदा, ये सारे के सारे हम शामिल। यानी उसके अंतर्गत जैव के साथ हमने भू को जोड़ दिया। एक शब्द आएगा बार बार, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं बार बार शब्द का प्रयोग करूंगा भूजैव। अब जैव का अर्थ होता है बायो। ठीक है, अब बायो के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट चलता है, एक तो चलता है बॉटनी और एक चलता है जूलॉजी। अब जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। अब जीव और वनस्पति कहाँ पर डेवलप होता है? तो वह पृथ्वी पर डेवलप होता है। पृथ्वी पर डेवलप होता है तो यहां से तो आया भू और यहां से आया जैव। जब भूगोल को हम बायोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है भूजैव। तो हमारे भूजैव मंडल पर कौन कौन से जीव और कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये कहलाता है अवबोध। ठीक है, ये आपके, अगर आप सिलेबस देख पा रही होंगी, अगर है आपके पास, नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से BA 3rd ज्योग्राफी लिख के आप डाउनलोड कर लें। तो फर्स्ट यूनिट में जो सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो यही है, पर्यावरण अवबोध एवं गुणवत्ता। बढ़ते हैं आगे। यह दार्शनिक विचारधारा। अब दर्शन शास्त्र क्या कहता है? दर्श्यते इति दर्शनम, एक शब्द है दृश्यते इति दर्शनम। यानी दर्शन शास्त्र क्या है? जो दिखता है वही दर्शन शास्त्र है। और क्या दिखता है? यानी हर व्यक्ति, अब दार्शनिक जिस प्रकार से हमने कहा कि अरस्तु दार्शनिक थे, प्लेटो दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू दार्शनिक थे, महात्मा गांधी भी कुछ एक दार्शनिक थे, विवेकानंद भी दार्शनिक थे। तो उन्होंने अपने पर्यावरण को किस दृष्टिकोण से देखा? जिन्होंने जिस दृष्टि से देखा उस प्रकार से अपना वर्णन किया। जैसे कि एक नाम सुना होगा चारवाक, दर्शन शास्त्र पढ़ाने लग गया हूं मैं। चारवाक कहता है कि जब तक जियो आराम से जियो, उधार लेके भी या उधार लेके भी घी पियो। तो ये उसका एक दर्शन है। तो यहां पर ये एक दार्शनिक विचारधारा। अब दार्शनिक विचारधारा क्या है? वह है उसके मस्तिष्क की उपज, वह क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो यह
जो अबोध वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूर्ण रूप से आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है। साइकोलॉजी किसकी? ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी यूं लिख रहा हूं क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी अलग होती है, एडल्ट साइकोलॉजी अलग होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी अलग होती है, वुमेन साइकोलॉजी अलग होती है, और इसके साथ साथ एनिमल साइकोलॉजी भी अलग होती है। तो साइकोलॉजी में ह्यूमन साइकोलॉजी यानी ह्यूमन का परसेप्शन, और परसेप्शन जो है वो किसके प्रति है? वह है उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो उसके इन्वायरमेंट के प्रति उसका क्या परसेप्शन है वो पता लगाया जाता है इस परसेप्शन के प्रति। अब मनोविज्ञानियों के अनुसार जो ह्यूमन होता है, जिस पर्यावरण में वो रहता है वहां पर उसकी जो ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया सब जानते होंगे, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान हम देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, सूंघ कर हम महसूस करते हैं। देखते किससे हैं? आंख से, कान से। ये शायद आपको पता होगा, मैं यहां पर बताता हूं। त्वचा, नाक, ये क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिया। तो इससे हम हमारे पर्यावरण से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कि जैसे कि अगर हम कहें कि बबूल, ठीक है, अब बबूल के प्रति हम क्या सूचनाएं ग्रहण करते हैं? कांटे होते हैं, झाड़ी होती है, एक प्रकार से ये क्या क्या है? ये खरपतवार है, ये खरपतवार है। इसका अर्थ हो गया है कि बबूल क्या है? खराब है, बबूल नहीं होना चाहिए। तो ये परसेप्शन हमने अपने वातावरण से तय किया। अब परसेप्शन बदल भी सकता है। कहा जाता है कि जो बबूल है उससे औषधि तैयार की जाती है, उसकी जो छाल होती है उस छाल का यूज किया जाता है। तो ये परसेप्शन हमारा बदल गया, क्योंकि बबूल है उसको हम ज्यादातर हम क्या करते हैं? काटने में तुले रहते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि इससे दवाइयां बनाई जा सकती है, इसका छाल का प्रयोग किया जा सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसका हम संरक्षण करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम काटेंगे या उसको संरक्षित करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम अपनी उस वनस्पति को किस प्रकार से देखते हैं। देखिएगा, अब हमने कहा कि घोड़ा सबको पसंद है, ऊंट, एक लिख दिया मैंने, गधा, ये जानवर है, अलग अलग जानवर है, लेकिन परसेप्शन क्या है? घोड़ा। अब घोड़े के प्रति हमारा क्या परसेप्शन है? घोड़े के प्रति हमारा क्या परसेप्शन है? कि जो घोड़ा होता है वह शाही होता है। ये जो रईस लोगों की पहचान है, इससे हम घुड़सवारी करेंगे, शादी में काम आएगा। ऊंट के प्रति हमारा क्या परसेप्शन था? कुछ काम का नहीं। गधा कोई देखना ही नहीं पसंद करता, देखना नहीं चाहता। तो ये क्या है? क्यों नहीं देखना चाहता? अगर कहा जाता है कि जो गधा है उस गधे का कोई चीज है वह बहुत महंगी हो जाए, यानी वो अमूल्य हो जाए, कि एक गधा जो है एक 1.5 लाख में बिकेगा, तो हम क्या करेंगे? उसका परसेप्शन चेंज कर देंगे। नहीं, गधा है उसका संरक्षण। अब ऊंट के लिए क्या परसेप्शन सेट था? कि ऊंट की संख्या घटती गई। क्यों घटती गई? कि ऊंट जो है हमारे लिए लाभदायक नहीं था। ऊंट से एक भी जो प्रोडक्ट मिलता था वह ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था, इसलिए ऊंट को हमने पालना बंद कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। और जब से पता चला कि जो ऊंटनी का जो दूध होता है, जिसे हम कैमल मिल्क कहते हैं, कैमल मिल्क की एक बहुत बड़ी जो डेयरी है, या उसका जो कंजर्वेशन का जो कार्य चलता है वो चलता है सादड़ी में। सादड़ी में एक विदेशी महिला है, और राजपुरा गांव के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सा फार्म बना हुआ है जिसमें ऊंटों को संरक्षण किया जाता है। और कैमल मिल्क जो होता है वो डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए बहुत अमृत के समान होता है।
तो हम ऊँटों को पालने लगे, हमारा परसेप्शन अलग हो गया, नहीं ऊँट तो बहुत उपयोगी है। ऊँटों की संख्या घटती गई तो उसे हमने राज्य पशु घोषित कर दिया, तो हमारा परसेप्शन सेट हो गया। तो ये जो परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो परसेप्शन बदलता रहता है, लेकिन ये कब बदलता रहता है कि जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि ये उपयोगी है या ये अनुपयोगी है, तो उसके आधार पर हमारा परसेप्शन सेट होता है। और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या परसेप्शन है, ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। तो ज्ञानेंद्रियों से जो हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, तो ये जो सूचनाएं ग्रहण करने का जो तरीका होता है सब में अलग अलग होता है। कोई सुनने में ज्यादा विश्वास करता है, कोई देखने में ज्यादा विश्वास करता है, कोई स्पर्श करके देखने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर प्राकृतिक वनों का एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य ये अभिग्रहण या इसको रिटेंशन कह सकते हैं, या वो सोचता है कि इसमें से जो लकड़ी है या जो फल फूल है वह कितने हैं, कितनी लकड़ी मिलेगी, कितने फल मिलेंगे। तो ये जो परसेप्शन है ये कुछ व्यक्ति करेंगे, ये आर्थिक दृष्टिकोण दिखाता है। कुछ लोग उसकी वातावरण उपयोगिता की बात करते हैं, वातावरण उपयोगिता की बात करें यानी इससे O2 मिलेगी, उसे O2 मिलेगी, तथा इसको कहा जा सकता है कि जो मृदा के लिए संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ के लिए दृश्य, हाँ सुहावना है, अच्छा दृश्य, इसको हम कह सकते हैं कि हमें हरियाली अच्छी लगती है, केवल उससे कोई मतलब नहीं है कि लकड़ी मिलेगी या फल फूल मिलेगा, तो ये परसेप्शन है। और कुछ जो सोचते हैं, जो बॉटनिकल जो स्टडी वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ये एक प्रकार का हैबिटेट है। हैबिटेट का अर्थ होता है उसका आवास, किसका आवास, वो वन्य जीवों का आवास। तो ये जो परसेप्शन है ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य का अपने वातावरण के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, ये निर्भर करता है कि वह अपने वातावरण को किस प्रकार अनुभव या किस प्रकार से महसूस या परसीव करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण बोध जो है ऐसा तथ्य है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसी के द्वारा उसके निर्णय प्रभावित होते हैं। निर्णय प्रभावित किस प्रकार से होते हैं कि जैसे एक मनुष्य जो हमेशा उसकी आदत है, जैसे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ों को काटने का काम करते हैं, तो उनके लिए पेड़ क्या है, एक कटने वाली वस्तु, कि मैं इसी को काटकर मेरी उपजीविका या मेरी जो आजीविका है या मेरी जो नीड्स है उस नीड को मैं कंप्लीट करूंगा। तो एक परसेप्शन हो गया कि ये इसको तो मुझे काटना है, वो कभी सोच विचार नहीं करता। जैसे कि देवासी वगैरह जो होते हैं, जो बाढ़ करता है, या वो पेड़ को काटते समय विचार नहीं करते हैं कि ये जो पेड़ है इसको, पेड़ को मैं नुकसान कैसे पहुंचा। अब उस परसेप्शन में देखिएगा कि पेड़ को कब काटा जाता है तो ऊपर एक डाली जरूर छोड़ी जाती है, तो एक डाली छोड़ा जाता है तो वो एक पर्यावरणवाद दिखाता है कि हाँ पूरा का पूरा क्या हिसाब का है, थोड़ा सा रखें उसको, जो पौधा होता है उसको तने से नहीं काटा जाता, उसकी टहनियां काटी जाती। अगर तने से नहीं काटने का अर्थ ये है कि उनमें एक परसेप्शन है कि अगर इसको मैंने अभी काट दिया तो हो सकता है कि इसमें से वापस प्रस्फुटन नहीं होगा, ये वापस एक पेड़ नहीं बनेगा, तो अगली साल मेरी बकरियों को खिलाने के लिए मुझे जो वन सामग्री है वो कहां से मिलेगी। तो वो केवल टहनियों को काटता है, तो ये परसेप्शन पर तय करता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं सोचा कि इससे क्या फायदा मिल सकता है या क्या उससे हमें फायदा हो सकता है, तो हम उसे काट देंगे। हम पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के पीछे कुछ उद्देश्य था, कुछ आम के पौधे लगाते हैं और कुछ नीम के लगाते हैं। जो नीम के लगाते हैं उनका उद्देश्य केवल छाया प्राप्त करना है और हरियाली या वातावरण को अच्छा बनाना, या जो वृक्षारोपण कार्य है उसको बढ़ाना रहता है। लेकिन जो आम लगाएगा तो उसका परसेप्शन क्या है दिमाग में कि इससे मुझे आम मिलेंगे। तो ये परसेप्शन होता है वो तय करता है, या उसी से उसके निर्णय प्रभावित होते हैं। निर्णय प्रभावित होंगे कि वो पेड़ को काटेगा, ये पेड़ के अंतर्गत पानी डालेगा। तो ये जो दृष्टिकोण है उसको एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है बिहेवियर ज्योग्राफी। तो बिहेवियर ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको हम काफी डिटेल से स्टडी करते हैं कि ये परसेप्शन क्या होता है। तो यहां तक हमने पढ़ा।
कि परसेप्शन क्या होता है। अब गोल्ड है, गोल्ड में क्वालिटी क्या रहेगी? गोल्ड में आपको पता होगा कि उसकी प्योर गोल्ड में, एक तो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो बिस्किट होता है या किसी अन्य रूप में आपने लिया है, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कुछ मिलावट की जाती है। मिलावट को हम इम्प्योरिटीज के नाम से जानते हैं, यानी इसे हिंदी में एक शब्द लिया जाता है अपद्रव्य। अपद्रव्य या इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज के रूप में इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाए। अब इसकी प्योरनेस कब खत्म होगी? जब हम तांबे की मात्रा बढ़ाते रहते हैं और इसकी मात्रा, गोल्ड की जो प्योर गोल्ड है उसकी मात्रा को हम कम कर लेते हैं, तो वह इम्प्योर कहलाएगा। अब हमने गोल्ड का उदाहरण लिया, इसी प्रकार से अगर हम मिल्क की बात करते हैं, दूध की, दूध में क्या विशेषता होती है? दूध में मिलावट के रूप में क्या मिलाया जाता है? वाटर। पानी हमने उसके अंदर ऐड किया, अब वाटर जितना हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो पर्यावरण की गुणवत्ता का अर्थ ये होता है, पर्यावरण का अर्थ जैसे कि हम बात करते हैं, पर्यावरण जो होता है दो प्रकार का होता है। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण की ही बात करते हैं ज्यादा, क्योंकि हम पर्यावरण भूगोल पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक वातावरण और एक होता है सांस्कृतिक, कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार साफ कर लेता हूँ। तो हमने कहा एक तो हो गया हमारा नेचुरल और एक हो गया कल्चरल। अब नेचुरल जो है वो किसने बनाया? वह नेचर ने क्रिएट किया, या हम कह सकते हैं कि गॉड ने क्रिएट किया। कल्चरल की बात करते हैं तो ये होता है हमारा ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन का जब इंटरफेरेंस जो है इस नेचर वाले इन्वायरमेंट में अगर बढ़ जाता है तो उसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? अपद्रव्यता आ जाती है। अपद्रव्यता यानी इम्प्योरिटीज आ गई, इम्प्योरिटीज आ गई यानी उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है वह अब समाप्त हो चुकी है या कम हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि हमारे वायुमंडल के अंतर्गत कुछ गैसों का निश्चित अनुपात है। जैसे कि हम प्राणवायु की बात करते हैं, प्राणवायु कितने परसेंटेज है? 20.94 ये रहती है हमारे ऑक्सीजन। अगर 0.03 ये रहता है CO2। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज अपद्रव्यता की बात करते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये अगर कम हो जाए और ये CO2 का बढ़ जाए तो इसके अंतर्गत अपद्रव्यता आ गई। वायुमंडल के अंतर्गत धूल के कण, जिसे हम एरोसॉल्स कहते हैं, एरोसॉल्स की मात्रा बढ़ गई तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई। बारिश होते ही आप देखते हैं हम अच्छा देख पाते हैं, काफी लंबा तक देख पाते हैं, यानी वायुमंडल के अंतर्गत धूल के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब एयर एकदम क्वालिटी हो गई। आप अपने मोबाइल में देखिएगा एक इंडेक्स आती है AQI, अमूमन जो MI के फोन है वहां पर AQI देते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपकी पाली में हमेशा एयर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। तो ये एयर क्वालिटी, क्वालिटी यानी उसके अंतर्गत इम्प्योरिटीज आ गई है इसलिए उसकी क्वालिटी खत्म हो। अब पर्यावरण के संदर्भ में अगर इसको हम कहेंगे, ये काफी बड़ी स्लाइड है तो इसमें मैं फास्ट थोड़ा चला देता हूँ कि पर्यावरण की गुणवत्ता है वो चिंता का विषय तो है ही है। क्योंकि चिंता क्यों है? तो अगर हम बात करते हैं कि हमें चाहिए स्वास्थ्य पर्यावरण, एक प्योर इन्वायरमेंट या हेल्दी इन्वायरमेंट हमें चाहिए। अब जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वह क्यों चाहिए? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है फेवरेबल जो कंडीशंस होती है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहती है। अब वो अनहेल्दी क्यों होता है? जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो जाती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जैविक और अजैविक जो कंपोनेंट्स है वो बैलेंस रूप में पाए जाते हैं, यानी उसकी जो संख्या है बराबर मात्रा में पाई जाती है। ये जैविक अजैविक वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूं। तो ये बैलेंस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब ह्यूमन का जब इंटरफेरेंस जब इसके अंतर्गत बढ़ जाता है, वो हस्तक्षेप करता है, तो उसके अंतर्गत अपद्रव्यता यानी इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है
तो वह अस्वस्थ हो जाता है। अगर ये इम्प्योरिटीज उसके अंदर न हो तो उसे हम कहेंगे स्वस्थ पर्यावरण। और जब हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा तो हम हेल्दी लाइफ को जीत पाएंगे। तो हेल्दी लाइफ के लिए हमें हेल्दी इन्वायरमेंट की आवश्यकता रहती है। बढ़ते हैं आगे। तो रॉबर्ट ए कॉक्स ने अपनी किताब के अंतर्गत कुछ हेल्दी इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स बताए हैं, जैसे कि हमने कहा कि पर्यावरण गुणवत्ता का भूगोल, द ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटी जो है उसके अंतर्गत कुछ 8 बिंदु बताए हैं। वो 8 बिंदु मैं फास्ट चला देता हूं। तो हेल्दी इन्वायरमेंट किस पे कहेंगे? जिसमें पोल्यूशन नहीं हो, वह हेल्थफुल हो, और उसके अंतर्गत कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो गई तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी उसको आसानी से सुधारा जा सकता है। जैसे कि भूमि के अंतर्गत इम्प्योरिटीज हो गई, अल्कलाइन हो गई या सलाइन हो गई, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अंदर मनोरंजन की सुविधा है, आराम से हम अपना हैबिटेट डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन की सुविधाएं हैं, वहां पर जितनी भी जो मॉडर्न जो फैसिलिटीज है वो सारी की सारी अवेलेबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ वातावरण और पर्याप्त सुविधाएं। तो ये सुविधाएं जहां पर है वह है पर्यावरण की गुणवत्ता, और इसमें अगर छेड़छाड़ होती है तो वो अनहेल्दी होती है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पे मैं अभी अपलोड करूंगा। अभी आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है, क्लास ये खत्म हो जाएगी, 40 मिनट के ही मिलता है एक क्लास के लिए हमें। तो ये खत्म हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप वहां पर यूट्यूब पे वापस देखिएगा। आधा यहाँ पर है, आधा कल के लिए मैंने लोड कर रखा है। कल आप अच्छी संख्या में जुड़ेंगे तो लाइव पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, क्लास खत्म हो जाएगी अपने आप। कोई है प्रश्न? कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए।